आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए दिया है, किसके वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद ये जो है संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे? तो ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, फिर दिया है वीपी मेमन और रिचर्ड सीसन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन के वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। नेक्स्ट, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वो 3 उपकरण कौन है? ये है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति तथा संसद। फिर दिया है कि बी है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संबंधित राज्य का विधानमंडल तथा सी है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति और संबंधित राज्य का विधानमंडल। डी है राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल की इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है तो। देखिए एक विद्यमान राज्य की सीमाओं में परिवर्तन राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य की विधानमंडल मिलकर करते हैं। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 3 के उपबंधों के अनुसार संसद जो है वो विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, संसद और संबंधित राज्य का विधानमंडल। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है कि दोनों देशों में क्या है? अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में दोनों देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और भारत में क्या है? संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है तो क्या है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, बी है अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना और सी है कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रावधान होना। डी है केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। नेक्स्ट, भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था के सामान्य गुणों का चयन निम्न सूची से कीजिए। यह है, देखिए पहला दिया है भारतीय और अमेरिकी दोनों संविधान लिखित एवं पूर्णतः दुष्परिवर्तनशील हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर दिया कि दोनों में से केंद्र और राज्यों के मध्य, देखिए केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे का प्रावधान है, बिल्कुल है। और दोनों में यह प्रावधान है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी, बिल्कुल नहीं, अमेरिका में तो नहीं है। फिर दोनों में न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान है, ये भी सही है। दोनों में राष्ट्रीय विधायिका के उच्च सदन में संगठित राज्यों में समान प्रति, ये भी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 और 4 किस में दिया? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किसके संबंध में अलग है? तो किसके संबंध में अलग है? पहला दिया है कि संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो लिखित संविधान होना ये भी है, अवशिष्ट शक्ति प्रदान किया जाना और द्विपक्षीय नागरिकता। द्विपक्षीय नागरिकता मतलब दोहरी नागरिकता। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए ये सही हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट,
भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समान विशेषताएं हैं? तो कौन सी समान विशेषताएं हैं? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो और उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, देखिए ये आप राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो, ये दोनों में है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। अगला है भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था से इस बात में भिन्न है कि भारत में एक लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, इकहरी नागरिकता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के प्रावधान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इकहरी नागरिकता है। अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है, भारत में इकहरी नागरिकता है। इससे क्या है? भिन्न है, बाकी सब तो दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत एवं अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था में कौन से तथ्य उभयनिष्ठ नहीं है? कौन से तथ्य उभयनिष्ठ नहीं है? देखिए वो भारत में भी हो और अमेरिका में हो, उभयनिष्ठ नहीं है। कौन है? लिखित संविधान, अमनीय व्यवस्था संविधान और दूसरनात्मक व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का गठन। तो देखिए यहाँ पे अनमनीय संविधान है, ये हो जाएगा। भारत में दोनों का मिक्स पाया जाता है, लेकिन वहाँ पे कठोर पाया जाता है। ठीक है, बाकी सब तो अलग अलग है। दिया है कि भारत तथा अमेरिका के संविधान में अनमनीय संविधान उभयनिष्ठ नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान अनमनीय तथा नमनीय का मिश्रण है तथा अमेरिका का केवल अनमनीय अर्थात कठोर है। दूसरी ओर ब्रिटेन का संविधान नमनीय संविधान और श्रेष्ठ उदाहरण होता है, बहुत सरलता से संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि ये कथन दिया गया है, कथन ए है और कथन आर है। ठीक है, तो कथन ए है, भारत में लोकतंत्र तीव्र गति से दुष्क्रियात्मक होता जा रहा है। ठीक है, और फिर दिया है, देखिए ये सही है। फिर है कि आर, उसका कारण है कि संवैधानिक राज्य व्यवस्था तथा आंदोलनात्मक राजनीति के साथ साथ नहीं चल सकते। और इसमें से देखिए ये जो दूसरा है ये बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, था ए सही है परंतु आर इसका गलत हो जाएगा। देखिए भारत में लोकतंत्र तीव्र गति से दुष्क्रियात्मक होता जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र में निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष पाए जाते हैं? तो सशक्त विपक्ष का अभाव, उत्तरदायी विपक्ष का अभाव, भ्रष्टाचार, नौकरशाही का प्रभुत्व, हिंसा तथा नकारात्मक आंदोलन की राजनीतिक अस्थिरता, संसद के उच्च सदन का अभाव, बहुदलीय प्रणाली, नैतिक मूल्यों में कमी, स्वस्थ परंपराओं का अभाव, इस तरीके से पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या क्या है? अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार में निहित की गई है। फिर भी है अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य सरकार में निहित की गई है। फिर है कि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई है। और डी है अवशिष्ट शक्तियाँ का कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधीन किया गया है, उसमें निहित है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह प्रावधान था कि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई है। इस अधिनियम में 3 सूचियों का प्रावधान किया गया था उसी समय। नेक्स्ट, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में जो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जब अपनाया गया था तो किस अधिनियम के तहत अपनाया गया था? 1909 का अधिनियम, 19 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 का अधिनियम। देखिए भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बना दिया गया, जिसे राज्य परिषद यानी कि ऊपरी सदन और 5 वर्ष के लिए और विधान परिषद निम्न सदन 3 वर्ष के लिए इस तरीके से बांटा गया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस राज्य को पूर्ण राज्य बनाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था? तो कौन सा राज्य है? नागालैंड, सिक्किम दिया है, मेघालय दिया है और अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम को सहचारी राज्य अर्थात एसोसिएट स्टेट के रूप में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 के आसपास में द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित बयानों में से कौन सही है? देखिए इनमें से इस बयानों में से कौन सही है ये देखना है। तो ये है, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंडादेश को क्षमा नहीं कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं।
ये नहीं हो सका। फिर राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, ये सही हो, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है राज्यपाल मृत्यु दंडादेश को, देखिए राज्यपाल तो बिल्कुल नहीं कर सकता, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, ये दोनों नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों ये भी नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए मृत्यु दंडादेश को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। सेना न्यायालय के दंडादेश को छोड़ करके एक एवं मृत्युदंड को क्षमा करने के अलावा राज्यपाल को वे सभी शक्तियां प्राप्त है जो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है, ये दूसरी बात है। अगला प्रश्न है कि भारत में संविधान के संदर्भ में निम्न जोड़ों में से कौन से विमेल है, अर्थात कौन से अमेल है, विमेल नहीं है। शिक्षा समवर्ती सूची, आयकर समवर्ती सूची, लोक व्यवस्था लोक स्वास्थ्य राज्य सूची और जनगणना संघ सूची। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आयकर विभाग जो है, आयकर जो विषय है संघ सूची का विषय है, यहाँ पे दिया गया समवर्ती सूची जो कि गलत है, तो आयकर विभाग की सूची का विषय संघ सूची का विषय है, न कि समवर्ती सूची का। शेष जो है वो सम्मिलित हैं। वर्तमान समय में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विषयों की संख्या क्रमशः कैसे है, तो संघ सूची में 97, 61 और 52 है। अगला प्रश्न है राज्य सूची की निम्नांकित में से कौन सी प्रविष्टि संसद द्वारा बनाए कानून के अधीन है। ए है प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, बी है लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता और कारागार और दाव एवं द्यूत। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक। यह है राज्य सूची के इस तरीके से प्रविष्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून के ये अधीन हो गए हैं। देखिए जो राज्य सूची की प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक प्रविष्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है। राज्य सूची के ऐसे कुछ विषय जिनका महत्व राष्ट्रीय स्तर का है, तो ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार विशेष प्रावधानों के साथ संसद को प्राप्त हो जाता है। विशेष प्रावधान का मतलब राज्यों की सहमति होती है उसमें। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है किसमें है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान का जो 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। और देखिए वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, कौन कौन से हैं 3। भारत पहला है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे IAS बोला जाता है, फिर भारतीय पुलिस सेवा जिसे IPS बोला जाता है, फिर भारतीय वन सेवा जिसे IFS बोला जाता है, अर्थात IAS, IPS तथा IFS। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन्य सेवा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, तो क्या नहीं है, शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति का नेतृत्व जो है वो संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। राष्ट्रपति का नेतृत्व जो है संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। और प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, इनमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व, राष्ट्रपति नाममात्र का प्रधान होता है जबकि वास्तविक जो है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि कौन से राज्य में आम लोकसभा चुनाव 2014 में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मतदान हुआ था। बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में आम लोकसभा चुनाव जो 2014 में हुआ था लोकसभा चुनाव, उसमें सर्वाधिक प्रतिशत वाला मतदान हुआ था। किसमें, नागालैंड में। कितना हुआ था, तो 87.82% इतना मतदान हुआ था। ठीक है, जबकि देखिए बिहार में 56.28% हुआ था, बंगाल में जो हुआ था वो 82.16%, महाराष्ट्र में जो हुआ था वो 60% के आसपास में हुआ था, उत्तर प्रदेश में जो हुआ था वो 58% के आसपास में हुआ था। अगला प्रश्न है कि केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कौन से वर्ष में किया गया। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कौन से वर्ष में किया गया था, 67, 1977, 79, 89 या फिर 91। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1977 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट
भारत में न्यायिक सक्रियता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। भारत में न्यायिक सक्रियता की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है, वो कौन है? मेट्रो प्रणाली, निचले तल की बस, CST सुविधा, CNG परिवहन या फिर स्वच्छ हरित शहर अभियान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, CNG परिवहन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए न्यायिक सक्रियता से आशा क्या होता है कि ऐसे न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण से है जिसके वर्तमान विधि के आधार पर होने के बजाय व्यक्तिगत या राजनीतिक आधार पर होने की आशंका हो। हाल ही में न्यायपालिका को दिल्ली सरकार को CNG की परिवहन को सुनिश्चित करने का आदेश देना न्यायिक सक्रियता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी कि कार्यपालिका के कुछ कार्यों को सक्रिय होकर के न्यायपालिका आदेश देती है कि आप ऐसा करिए, क्योंकि प्रशासन का काम करने का जिम्मेदारी कार्यपालिका को होती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के पहली विदेश यात्रा के रूप में किस देश का दौरा किया था? नेपाल का, भूटान का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का या फिर अफगानिस्तान का? तो इसका उत्तर हो जाएगा भूटान का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूटान का सबसे पहले यात्रा किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद। प्रधानमंत्री ने मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा के रूप में भूटान का दौरा किया। मोदी ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा यानी कि 15-16 जून 2014 को ये किए थे और कई समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। मोदी ने भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक वरानी जेटसुन पेंगा से मुलाकात की थी। नेक्स्ट है कि कौन सी रेखा के साथ भारत सरकार ने हाल ही में प्रतिरोध का एक चिन्ह के रूप में एक 800 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है? LOC रेखा, भारत पाक रेखा, LAC रेखा या अक्साई चीनी रेखा या फिर मैकमोहन रेखा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, मैकमोहन रेखा। ठीक है, देखिए मैकमोहन रेखा के साथ भारत सरकार ने हाल ही में प्रतिरोध का एक चिन्ह के रूप में एक 1800 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण करने का निर्णय लिया है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य भौगोलिक सीमा को निर्धारित करती है। हाल की चीन जो है बार बार मैकमोहन रेखा की वैधता पर सवाल उठाता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत अमेरिका असैनिक परमाणु करार, भारत और अमेरिका असैनिक परमाणु करार के अन्य नाम क्या हैं? परमाणु आयुध करार, 123 करार, अप्रसार संधि, परमाणु ऊर्जा अधिनियम या फिर IAEA? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 123 करार। ऑप्शन बी 123 करार इसको नाम से जाना जाता है। देखिए प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे उस समय उनकी जो वाशिंगटन यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति बुश द्वारा जारी 18 जुलाई 2005 के संयुक्त वक्तव्य में भारत और अमेरिका ने घोषणा की कि वे असैनिक परमाणु ऊर्जा में सहयोग करेंगे। इस करार का एक अन्य नाम था 123 करार भी है। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का, कौन से वर्ष में पहली बार पोखरण परमाणु परीक्षण किए गए थे? देखिए जो पोखरण परमाणु परीक्षण जो किए गए थे कब, कौन से वर्ष में और पहली बार कब किए थे? यानी कि पहली बार पोखरण परमाणु परीक्षण किए गए थे 1974 में, 72 में, 98 में, 78 में या फिर 1981 में? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1974 में पहली बार ये किया गया था। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया। बाद में 11 और 13 मई 1998 को पोखरण 2 का अंजाम दिया गया था इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज इतने हम लोग प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।